नाम क्या है आपका? दिलजीत कोहली। इशप्रीत को संगरूर से अडॉप्ट किया था। बाकी सवाल जवाब बाद में कर लेना, ये नलका खुल गया, अब नहीं रुकेगा ये। तो मेरे साथ है रणवीर बरार, लेकिन आज हम कुकिंग की नहीं, हम बात करेंगे सिनेमा की, फिल्मों की। तो रणवीर, मैं ये इंटरव्यू थोड़ा अलग ढंग से करना चाहता था। जो भी आपसे मिलता है आई एम श्योर फूड की ही बातें करता है, लेकिन आज हम बात करेंगे कि हमारे शेफ़ को, हमारे जो सेलिब्रिटी शेफ़ है रणवीर, उन्हें फिल्में किस टाइप की पसंद है, और इतनी पसंद है कि अब इनका डेब्यू भी हो चुका है, द बकिंघम मर्डर्स आ चुकी है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं इनके अंदर फिल्मी कीड़ा था। तो आज मैं आपके अंदर का फिल्मी कीड़ा जानना चाहता हूँ। सबसे पहले आपकी फिल्म से फिल्म रिलीज़ हुई है, बहुत जल्दी OTT पे भी आने वाली है, सिनेमा में लोग देख चुके हैं, कैसा रिस्पांस आपको मिला? जी बहुत बहुत हार्ट वार्मिंग और बहुत ग्रैटिट्यूड है जिस तरह का रिस्पांस मिला। मुझे बहुत पर्सनली बहुत टेंटेटिवनेस थी, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट प्रोफेशन नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है इसके लिए। आप इंट्यूटिवली एज एन आर्टिस्ट खुद को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। द रिस्पॉन्स हैज़ बीन वेरी हार्ट वार्मिंग, वेरी एक्सेप्टिंग, और बस सिर्फ ग्रैटिट्यूड ही है उस एक्सेप्टेंस के लिए। काफ़ी कुछ न्यूज़ में है वो थप्पड़ वाला सीन, खासकर जो क्लाइमेक्स सीन, अगर आपने नहीं देखा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो थप्पड़ सीन जो है, मैंने सुना उसके 15 रीटेक हुए थे। जी जी, no, उसके 15 रीटेक हुए थे, बट वो 15 बार थप्पड़ नहीं मारा उन्होंने, सबको बता देता हूँ मैं लोगों को। 15 बार रीटेक इसलिए हुए थे बिकॉज मैं ट्रेंड एक्टर नहीं हूँ। तो वो बोल रही थी कि नहीं रणवीर, मैं टच नहीं करूँगी, ऐसे तेरे नाक के सामने से मारूंगी और तेरे को सर घुमाना है, तो लोगों को लगना चाहिए थप्पड़ लगा है। तो मेरा सर ही नहीं घूम रहा था टाइम से, आई कुडंट स्विंग माई हेड। तो वो तो इस चक्कर में 15 रीटेक हुए। एक स्टेज ऐसी आई थी कि सब लोग बोल रहे थे सेट पे कि मार दो एटलीस्ट टेक हो जाएगा, इसको सच में मार दो। तो बट करीना रिफ्यूज्ड, शी इज़ लाइक आई विल नेवर हिट एंड हिट हिम। और 15वीं बार में या 16वीं बार में वो मेरा सर सही घूमा, तो ऐसा लगा कि जनरली थप्पड़ पड़ा। कहते हैं कि एक्टिंग जो है एक बहुत ही एनर्जी एक्सचेंज का काम होता है। तो आपके साथ जो एक्टर होता है कहीं ना कहीं एक्सचेंज होती है, जैसे खाने में भी एनर्जी होती है। तो कितनी एनर्जी थी सेट पर? इतने साथ आपके सीजन, करीना कपूर जैसी एक्टर्स थी आपके साथ, तो व्हाट वाज द काइंड ऑफ द होल एनर्जी ऑन द सेट्स ऑफ द फिल्म? वेल आई थिंक इट्स हंसल सर की हर सेट पे ना एक बहुत ही पॉजिटिव क्रिएटिव एनर्जी रहती है। और ये मैंने पहले जो मॉडल ऑफ मुंबई किया उसमें भी देखा, फिल्म पे भी देखा। एक देयर इज़ अ सर्टन पॉजिटिविटी इन द एनवायरनमेंट, वो जो क्रिएटिविटी के लिए बड़ी ज़रूरी होती है। क्योंकि आप अगर बैठे हैं और सिर्फ क्रिएटिवली अपने कैरेक्टर के बारे में सोच रहे हैं, फिल्म के बारे में सोच रहे हैं, तो वो माहौल बनाना कहीं ना कहीं डायरेक्टर का काम है। एंड ही डज़ दैट ब्यूटिफुली ऑन द सेट। हर कोई हंस रहा है, हर कोई मुस्कुरा रहा है, कोई टेंशन में नहीं है, कोई आपको इस बात का एहसास नहीं दिला रहा कि देर हो रही है, जल्दी करो, तो वो एनवायरनमेंट वो बड़ा अच्छा क्रिएट करते हैं। ही डज़ दैट ब्यूटिफुली। आई थिंक इट इज़ हिम। दूसरा, करीना आई थिंक मेड एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू इंश्योर के, क्योंकि ये एक्टिंग बैकग्राउंड से नहीं है, ये अपना ये कंफर्टेबल फील करे। जैसा आपने एनर्जी एक्सचेंज की बात करी, वो मेरे क्लोजेस में मेरे सामने बैठी, ताकि जेन्युइनली मुझे वो एनर्जी उनसे मिले जो कि कैमरा पे रिफ्लेक्ट हो। नहीं तो आमतौर पे लोग किसी एडी को बैठा देते हैं। शी सैट थ्रू ऑल माई क्लोजेस, और ज़्यादातर मैं उनकी एनर्जी को अब्जॉर्ब करके सिर्फ रिएक्ट कर रहा हूँ। मैं लोग बोलते हैं आप एक्टिंग की है, मैंने कहा नहीं, मैंने एक्टिंग नहीं करी, मैंने सिर्फ करीना की एनर्जी की रिएक्टिंग की है। दैट्स व्हाट आई हैव डन। ये बताएं कि फ़िल्में जो होती हैं हमारी समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती हैं, हम लोग सबके। तो आप लखनऊ में जब पले बढ़ते थे, तो पहली फ़िल्म याद करो आपने कौन सी देखी थी? सिंगल स्क्रीन थिएटर जब हुआ करते थे, जिसने आपको सोचा कि हाँ शायद मैं भी कभी पर्दे पर दिखूंगा? कोई ऐसी फिल्में क्लासिक्स याद हैं विच इंस्पायर्ड यू? आई थिंक रॉकी जो थी, वो रॉकी मेरा नाम, हम लोग को, मेरे पिताजी हॉकी खेलते होते थे, मैं बहुत छोटा था तब। तो मैं बोला पापा आप हॉकी की फिल्म दिखाने ले जा रहे हैं मेरे को, हॉकी मेरा नाम। बोले नहीं बेटा। तो वो संजय दत्त की जो फिल्म थी, दैट फॉर मी इज़ द फर्स्ट फिल्म, आई डोंट इवन रिमेंबर एनी ऑफ इट, बहुत छोटा था मैं। हाँ, 2 फिल्में हैं जो मुझे बहुत अच्छे से याद हैं एज अ किड। आई लव्ड पाताल भैरवी और मिस्टर इंडिया। पाताल भैरवी मतलब हमारा बचपन होता था या 90s या जब ग्रोइंग अप टाइम होता था, उस वक्त रोमांटिक फिल्में हर सदी में आती थी। मैंने प्यार किया आई तो लोगों ने वो शुरू किया, फिर DDLJ आई, कुछ आई, तो रिमेंबर दीज मशी फिल्म्स। कोई ऐसे इनके साथ किस्से हैं आपके जहन में? आशिकी साहब, मेरी तो पूरी जवानी जो है वो आशिकी पे, वो पिक्चर पे निकली है। आई थिंक वो फिल्म ने जो किया ना, छोटे शहरों में
एक 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 डिफरेंट आइडिया ऑफ एक रिबेलस रोमांस होता है ना, वो जो उन्होंने इस्टेब्लिश किया एक मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में, और वो लंबे बाल, और हर कोई जो है उस समय लंबे बाल बना रहा है, एंड फिल्म स्टार हीरोइन हु वाज नॉट अ फेयर कॉम्प्लेक्शन, एक नेचुरल वीटिश कॉम्प्लेक्शन वाली। तो बहुत सारे क्वाइटली बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स ब्रेक किए उस फिल्म ने, और छोटे शहर के बच्चे को जो वेट कर रहा था कि यार ये कुछ कुछ एक रिबेल जो उसके अंदर वेट कर रहा था, आई थिंक वो फिल्म मेरे लिए हमेशा इम्पोर्टेंट रहेगी। आशिकी, वो सारे गाने, वो मैडनेस, मतलब ए साइड बी साइड सब घिस दिया था मैंने कैसेट का। जी, कैसेट की बात चली, मैं उसी पे आने वाला था। अपने मेरे कैसेट जो हुआ करते थे बड़े प्यार से लेके आते थे, ए साइड बी साइड चला करता था। कौन कौन से कैसेट है आपको याद है, आपके कलेक्शन में कौन कौन से थे, अगर हम याद कर पाएँ? देखिए मुझे याद है, एक तो किशोर दा के गाने होते थे। एक कैसेट जो मैंने बिल्कुल घिस दिया था वो शोले के डायलॉग्स थे सिर्फ। हाँ, तो वो मैं उस समय गैया को चारा मिलाता होता था, तो मेरा सिर्फ वही होता था कि यार गाय को चारा मैं मिलाऊंगा, लेकिन मेरे को 1 घंटे के लिए टेप रिकॉर्डर और वो शोले के डायलॉग वाला कैसेट दे दो। तो वो एक एक डायलॉग सुन सुन के ऐसा रट गया था मेरे को। तो उसके बाद ये फिर आशिकी था। लकी अली की जो पहली एल्बम आई थी, ओ सनम, उसका कैसेट था। मुझे अभी भी याद है किशोर दा के गानों का कैसेट था। वो साफिर हूँ यारो, तो मैंने ऐसे सुना था कि पता नहीं, मतलब सो आई थिंक दैट फॉर मी वाज राम तेरी गंगा मैली का कैसेट होता था। हिना का कैसेट होता था, मुझे याद है। मेरे दिमाग में भी चल रहा है। गुड क्वेश्चन जी। और जो हमारे सिनेमा हॉल्स जब हुआ करते थे, सिंगल स्क्रीन, हाउसफुल, ब्लैक में टिकट, वो पर्दा इतना बड़ा होता था और तालियां बजती थी। अब आई थिंक मल्टीप्लेक्स में डोंट गेट दैट एक्सपीरियंस। तो वो कभी आपको लगा पर्दे पर कभी मैं दिखूंगा, और वो फीलिंग एक आती थी ना, सरियल लार्जर देन लाइफ? नेवर। मतलब मैं तो कभी अपने आप को थिएटर में भी काम करते हुए नहीं देखा था। पर्दे पे देखना तो बहुत दूर की बात है। सिर्फ वही बोल रहा हूँ कि सिर्फ ग्रैटिट्यूड है और कुछ नहीं है यहाँ तक। मतलब आई थिंक इट्स जस्ट ग्रैटिट्यूड। कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। और मैं आज जब मेरे को लखनऊ से मेरे साथ के लोग बोलते हैं कि रणवीर, इट इज़ सो गुड टू सी यू, तो वही लगता है कि यार मतलब कुछ आप अपना निभाते रहो तो कुछ पता नहीं होता ज़िंदगी कहाँ ले जाएगी। लेकिन छोटा पर्दा टेलीविज़न पर आप काफ़ी छा रहे हैं, और छोटे पर्दे की रीच बहुत स्ट्रांग होती है। मास्टर शेफ़ ने आपको बहुत पहचान दी। मतलब आई एम श्योर जब आप जाते होंगे, औरतें मतलब आपके पास भागे चली आती होंगी। सो व्हाट इज़ द पावर ऑफ टेलीविज़न विच दिस शो गेव यू? और उसके बाद ऑफ कोर्स आपका यूट्यूब चैनल एंड आपके अलग अलग रियलिटी शो। तो व्हाट डू यू थिंक, हाउ टेलीविज़न इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग मीडियम टू रीच द ऑडियंस? देखिए, पहले तो औरतें नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे यूट्यूब चैनल में 60% सब्सक्राइबर जो है वो मेल है। सो एक बहुत बड़ा तबका है मेल कुक्स का जो हर वीकेंड पे खाना बनाना चाहते हैं। तो हमको स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहिए यार कि हाँ, बिकॉज वो कुकिंग हो जाए, कुकिंग को फिर जेंडर स्टीरियोटाइप हो जाता है। आई थिंक men should cook more, men are cooking more, and men also follow Ranveer Brar more than women. So ये that's why all the best cooks are men only. नहीं, मतलब क्या या मतलब I think women can do everything that men can do and men should do everything that women can do. मकसद वो था मेरा कॉन्वर्सेशन का. बट टू छोटे पर्दे की अगर बात करें तो बड़ा पर्सनल रिलेशनशिप बना लेते हैं आप. टेलीविज़न पे कहीं रोज़ आते हैं या फिर किसी के फ़ोन पे आप रोज़ दिखते हैं, वो रिलेशनशिप बड़ा पर्सनल हो जाता है. वो रिलेशनशिप जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है तो हमारे घर का ही, अरे ये तो हमारे बेटे जैसा है. मैं लोगों से मिलता हूँ, बोलते हैं अरे आप तो हमारे घर के मेंबर जैसे ही हो, रोज़ ही आपको देखते हैं. तो आई थिंक दैट रिलेशनशिप इज़ प्रेशियस, है ना. फिल्म में कई बार एक ऑ होता है, एक पेडेस्टल होता है. टेलीविज़न में अपनापन होता है. आई थिंक दैट रियली इज़ वेरी वार्मिंग, हार्ट वार्मिंग है वो. और जब लोग मिलते हैं तो आपसे सवाल क्या, रेसिपी सीधा पूछने लग जाते हैं? व्हाट इज द इनोसेंटली दे आस्क कि सर दाल नहीं बन रही है, क्या करूं? आई मीन द क्वेश्चंस आर इनोसेंट. व्हाट डू दे आस्क यू व्हेन दे मीट यू? देखिए, एक पहले मेरे को बड़ा ऑकवर्ड लगता था, अब मैं वो ऑकवर्डनेस एंजॉय करता हूँ. कोई मुझ तक आता है तो वो ऑकवर्ड है ना. तो पहले लगता था कि यार ये कैसे. अब लोग पूछते हैं, अब जैसे कोई आता है तो बोलता है बिरयानी बड़ी अच्छी बनाई, यू नो, दैट इज़ देयर वे ऑफ सेइंग वी अप्रिशिएट योर वर्क. या फिर मम्मी बहुत देखती हैं आपको, you know. तो आई थिंक आई एन्जॉय दैट ऑकवर्डनेस नाउ. जब आप आते हैं तो मेरा फ़र्ज़ है उनको वार्म अप करने का, कंफर्टेबल करने का. आई एन्जॉय दैट. हाँ, बाकी ये है, बहुत कहीं पर भी कोई भी रेसिपी पूछ लेता है, ये
साइड इफ़ेक्ट है। आप बाथरूम में बगल में कोई रेसिपी पूछ रहा है, आप एयरपोर्ट में जब फ्लाइट मिस हो रही है आपकी, लोग रोक रोक के रेसिपी पूछ रहे हैं, तो ये तो साइड इफ़ेक्ट है। मुझे पता चला है कि आपका जो यूट्यूब का जो शो है आप उसमें बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, कैमरा एंगल से लेकर, और दैट शोज़ कि आपके अंदर एक बहुत अंडरस्टैंडिंग है इस मीडियम की, कैमरा की, विजुअल मीडियम की. सो हाउ डिड दैट हैपन? आई मीन यू वर जनरली, आई मीन हाउ डिड यू डेवलप्ड इट? बिकॉज मुझे पता चला है कि आप सच में बहुत इन्वॉल्व रहते हैं विद योर होल टीम. देखिए, मैं फ़ोटोग्राफी बहुत समय से कर रहा हूँ, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मैं बहुत टाइम से कैमरास ऑपरेट करता हूँ, फ़ोटोग्राफी करता हूँ. लाइका एक कंपनी है, उनका एम्बेसडर हूँ मैं इंडिया का, कैमरा कंपनी विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैमराज इन द वर्ल्ड. सो एक एस्थेटिक्स, एक सेंस ऑफ फ्रेमिंग, वो सब शुरू से ही है. कैमरा की टेक्निकलिटीज समझना, वो सब शुरू से है, वो समझ सारी शुरू से है. एक रिस्पेक्ट फॉर द मीडियम आ गया है मेरे पास, वो बहुत ज़रूरी है. कर करके ना मैं बहुत इज्जत करता हूँ इस मीडियम की. तो जब आप इज्जत करते हैं तो आपको लगता है यार आप हर चीज़ सही करो, एटलीस्ट अपनी समझ से जो सही है वो सही तो करो. आई थिंक वो रिफ्लेक्ट करता है कि मैं इतना इन्वॉल्व होता हूँ. नहीं यार, ये लाइटिंग थोड़ी सी ऐसे कर लेते हैं, नहीं ये काम करो यार, थोड़ा सा शैलो कर लेते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड. तो आई थिंक इट इज़ जस्ट प्योरली रिस्पेक्ट फॉर दिस मीडियम विच हैज़ गिवन मी सो मच. अभी हाल ही में मैंने एक फ़िल्म देखी जिसका नाम था अन्नपूर्णा, जिसमें नयनतारा थी. एंड आई वाज मर्समराइज कि जिस तरह से एक खाने का और फिल्मा का मीडियम था. तो पता नहीं वो फिल्म देखते मुझे आपकी याद बहुत आई. तो ये एक अलग जॉनर था, फूड फिल्म. मतलब आई थिंक बॉलीवुड में भी चीनी कम वगैरह बनी है, एंड साउथ की मैंने आपको फिल्म बताई. व्हाट यू फील अबाउट दिस जॉनर फूड फिल्म? कि समवेयर इट वाज जस्ट द फिल्म हैड अ स्टोरी, इट वाज, वो डिविएट नहीं हुई अपने फूड के थीम से. तो ये जॉनर के बारे में आपका क्या ख्याल है? आई थिंक ये फ्यूचर है स्टोरी टेलिंग का. मैं अक्सर लोगों से बात करता हूँ कि शेफ सेंटर्ड फिल्म ना बनाओ, इंडिया में फूड सेंटर्ड फिल्म बना लो. बिकॉज हम सबके पास, मैं इतना ट्रैवल करता हूँ, खाने के लिए लोगों से मिलता हूँ, हर एक के पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है. किसी की कोई रेसिपी जो उसको 20 साल बाद मिली, किसी का कोई किसी के पास वो एक छोटी सी अनाज की बोरी, जो चावल की बोरी जो उसकी मम्मी छोड़ गई थी, जो उसको 15 साल बाद मिली, उसके साथ चिट्ठी मिली कि इसको अपने चावल में मिला लेना, बरकत रहेगी. बहुत हम लोग खाने के साथ इतने इमोशनली जुड़े हुए हैं ना, खाना हमारे लिए इतने इमोशंस ट्रिगर करता है कि खाने के अराउंड स्टोरीज़ जो है ना, मुझे लगता है उनका समय आना चाहिए. आपका एक और शो आने जा रहा है, मैन वर्सेस फूड. दैट उसमें काफ़ी सारा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं. तो कुछ बताएं उस शो के बारे में. जी, स्टार वर्सेस फूड आ रहा है, सेकंड सीज़न है मेरे साथ. और इसमें बेसिकली हमको जंगल में छोड़ दिया जाता है, हमको, और एक स्टार रहते हैं इस सीज़न में. कार्तिक आर्यन है, शिखर धवन है, मुनव्वर हैं, साथ में श्रिया हैं. तो बस हमको एक जगह छोड़ दिया था और एक दिन हमको साथ में निकालना होता है. जो मिल रहा है उससे खाना बनाओ, साथ में रहो, और लगभग 30-40 किलोमीटर चलना होता है एक दिन में. तो फिज़िकली डॉन्टिंग है, और टेरेन जो है वो अलग होता है. मेरे को बड़ा मज़ा आया वो शूट करने में, बिकॉज वो जेन्युइनली, मैं एक आउटडोर पर्सन हूँ. तो और आप एज अ शेफ़ खुद को चैलेंज कर सकते हैं कि अभी कुछ है नहीं, क्या बनाएं. सो आई थिंक दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. अभी हमारे देश ने एक बहुत बड़ा भारत रत्न रतन टाटा जी को खो दिया, लेकिन आप बहुत लकी थे, आपने उनके साथ काम किया था ना. आप एग्जैक्टली उनको, उनकी फूड हैबिट्स के बारे में आपने जाना था. तो मैं चाहता हूँ रतन टाटा जी के बारे में थोड़ा बताएं, किस तरह के थे और किस तरह का खाना वो पसंद करते थे, और आपका कैसा एसोसिएशन था उनके साथ? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं उनके साथ रहा हूँ, लेकिन हाँ, एक हफ़्ते का मेरा मिलना, और मैं ताज होटल में काम करता था गोवा में, उस समय वहाँ एक हफ़्ते रहे थे. और वो ही एक हफ़्ता मैं उनके मुखातिब हुआ, उनके रूबरू हुआ, और उनको समझने की कोशिश भी क्या करी, बस सिर्फ ऑब्ज़र्व किया और सीखे. कुछ चीज़ें जो मुझे हमेशा याद आती हैं, फंसी नहीं थे खाने को लेके, सिंपल चीज़ें, एक क्रोसॉन और ऑरेंज जूस रोज़ सुबह का नाश्ता होता था, रोज़ वही उसी टेबल पे बैठ के वो खाते थे. और इज़ वेरी पीपल्स पर्सन. मतलब जब भी मैंने उनको सीनियर मैनेजमेंट से बात करते हुए सुना है, कभी बिज़नेस की बात करते हुए नहीं सुना, कभी इन टारगेट्स की बात करते हुए नहीं सुना. सिर्फ यही पूछते थे कि भाई लोग, हाउ आर योर पीपल, सब लोग खुश हैं कि नहीं. सो दैट इज़ माई मेमोरी ऑफ हिम. वेरी वेरी स्मॉल 1 वीक ऑफ इंटरेक्शन. बट मैं उस समय 21-22 साल का था. तो बड़े लोग कैसे होते हैं ना, उसका एक उन्होंने ऐसा उदाहरण सेट किया कि फिर आप पैर नहीं छोड़ते उसके बाद.
अब मुझे पता चला कि आपके दुबई के रेस्टोरेंट में क्या एक सुनहरी गोल्ड वाली दाल होती है विच इज़ वेरी वायरल, एंड किसी ने मुझे पूछा कि कभी रणवीर से मिले तो पूछना, तो वो दाल का राज क्या है, सोने की दाल क्या है ये? देखिए पुराने टाइम में क्या है ना, अशरफी की दाल, सोने वाली दाल, ये सब बनती थी लखनऊ में भी। तो हमने कहा यार उस गोल्ड थॉट को रिकिंडल करते हैं, तो हमने एक घी बनाया जिसमें 24 कैरेट गोल्ड हमने डाला और स्मोक किया उस घी को, और हम अपनी दाल के ऊपर उस गोल्ड के घी का तड़का देते हैं। तो वो उस तरह से एक गोल्डन दाल हो गई, थोड़ा दुबई के कॉन्टेक्स्ट में फिट भी हो गई वो, तो हाँ थोड़ी वायरल भी हो ही गई वो। एक्टिंग ज़्यादा मुश्किल है कि खाना बनाना? आई नो इट्स अ वेरी एक्टिंग ऑब्वियसली मेरे लिए अभी एक्टिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है और बहुत ज़्यादा, मतलब मैं तो चींटी जितना भी नहीं हूँ, पर वो जो जायंट्स हैं पहाड़ जैसे, शबाना जी, नसीर साहब, जो जिन्होंने इस आर्ट को एक अलग लेवल तक पहुंचा दिया है, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है उनके लिए। एक्टिंग मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल है। सो व्हाट नेक्स्ट, अभी आगे क्या आने वाला है? मैंने सुना एक रियलिटी शो एक और आ रहा है, कुछ और फिल्में क्या हैं, कोई और वेब शो? देखिए अभी तो आई थिंक हाँ, फिल्म तो अभी कोई नहीं साइन करी है, बट देयर इज़ वन समथिंग कॉल्ड माँ कसम कमिंग ऑन अमेज़ॉन प्राइम। मेरे को डेट नहीं पता है, अभी पोस्ट में है वो शो। अदर देन दैट बाकी जो चल रहा है कुकिंग के रियलिटी शोज़ वो सब चलता रहेगा। तो रणवीर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमने कोशिश की क्या दर्शकों को ये बताएं कि आपकी क्या फिल्मों में इंटरेस्ट है, किस तरह की फिल्में आप पसंद करते हैं। तो उम्मीद है कि खाने के इस राजा के बारे में आपको बहुत सारी बातें पता चली होंगी। फिलहाल जाते आते क्या कहेंगे उन फैंस को, जो ढेर सारे लोगों को जो अब तक आपके कलरी स्किल्स के दीवाने हैं, अब आपको एक अलग रूप में इन फिल्मों में, इन अलग अलग मीडियम से देख रहे हैं? व्हाट यू हैव टू से टू देम? जिसने पाताल भैरवी नहीं देखी पहले तो वो देख लेना। आई थिंक यू नो इट इज़ वन ऑफ दोज फिल्म्स, हमारे टाइम की फैंटेसी फिल्म थी जो आजकल का जॉनर है, पर आजकल ऐसी ही चल रही है। हाँ या तो वो ज़रूर देखिएगा। बाकी आप सबको हैप्पी दिवाली। एंड लाइक आई सेड, अगर आपको अच्छा लगा कि मैंने खुद को एक्सटेंड करने की कोशिश की है, तो मे बी थोड़ा सा करेज लेके खुद को एक्सटेंड कर लीजिए। मतलब अगर आपने मुझे सपोर्ट किया तो लोग आपको सपोर्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, एंड वी वांट टू सी यू मोर इन ऑल मीडियम्स। थैंक यू सो मच रणवीर।